उन स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ इस वीडियो में जो कि नीट 2026 के लिए तैयार हो रहे हैं। उससे पहले इसके सिलेबस को आप ढंग से एक बार देख लीजिए। उसके बाद हम लोग आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे तैयारी करनी है। बहुत बार स्टूडेंट्स को ये भ्रम होता है कि सर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जो है वो सिर्फ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में ही मौजूद है, लेकिन मैं आपको बता दूं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड सवाल आपके फिजिकल केमिस्ट्री में भी पूछे जाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में आपके पास कौन कौन से चैप्टर है, एक एक करके चैप्टर पढ़ते जाओ, लेकिन सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम वीडियो लेक्चर देख लेंगे मेरा काम हो जाएगा, लेकिन आपको भी पता है कि लगभग 24 से 25 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें से कम ऐसे 2-3 लाख स्टूडेंट्स तो होंगे जो सिंसियरली इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो लेकिन मैं आपको बता दूं दिस स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू रॉक एंड दुनिया विल फॉलो। ठीक है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आयुष शर्मा के केमिस्ट्री मेंटोर चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं टारगेट। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। मैं उन स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ इस वीडियो में जो कि नीट 2026 के लिए तैयार हो रहे हैं और वो एग्जाम देने वाले हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि नीट 2026 को अगर आपको टारगेट करना है तो सबसे पहले इसके सिलेबस को आप ढंग से एक बार देख लीजिए। अगर आपने देख रखा तो बहुत बढ़िया, आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है तो भी बहुत बढ़िया। लेकिन वो बच्चे जो अभी तक अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं फील कर पा रहे हैं, तो एक बार सबसे पहला काम व्यक्ति को क्या करना चाहिए, किसी भी एग्जाम को तैयारी करने से पहले उसके सिलेबस को अच्छा से देख लेना चाहिए। आज मैंने सिलेबस को अपने हाथों से यहाँ पर लिखा और आपको भी अपने हाथों से एक पेजेस में इन सिलेबस को लिखना चाहिए, क्योंकि अगर आपको सिलेबस ही नहीं सही से पता है तो आप हमेशा भटकते हुए नजर आएंगे कि आखिरकार क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। तो सिलेबस एकदम आपको हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर कर देता है आपकी तैयारी को लेकर के। उसके बाद हम लोग आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे तैयारी करनी है आपके नीट 2026 के लिए, क्योंकि अब बचे हैं 100 डेज और इस 100 डेज में अगर आपको 150 170 पार करना है बेटा, ठीक है, तो आपको लगा देना होगा अपनी एड़ी चोटी का जोर। मतलब खूब मेहनत करनी पड़ेगी और इस मेहनत को किस तरीके से करना है आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले। तो अंत तक जरूर वीडियो को देखिएगा, अंत तक बने रहिए। आपको बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स मिलने वाले हैं जिसको आप अपने प्रिपरेशन में लगा करके अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो केमिस्ट्री है आपका वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत बार स्टूडेंट्स को ये भ्रम होता है कि सर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जो है वो सिर्फ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में ही मौजूद है, लेकिन मैं आपको बता दूं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड सवाल आपके फिजिकल केमिस्ट्री में भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में आपके पास कौन कौन से चैप्टर है। तो अगर मैं यहाँ पर चैप्टर का बात करूँ तो आपके पास सबसे पहला चैप्टर आता है मोल कॉन्सेप्ट, और जब आप मोल कॉन्सेप्ट कर रहे होंगे उसी समय रिडॉक्स भी करिएगा, क्योंकि ये दोनों स्टोइकियोमेट्रिक के सेंस से इंटर रिलेटेड नजर आते हैं। उसके बाद तीसरा चैप्टर है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। ये आपके टोटल 9 चैप्टर है जिसमें थ्योरीज भी इन्वॉल्व होगी और न्यूमेरिकल्स भी इन्वॉल्व होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत बार बच्चे ये सोचते हैं यार हमें फॉर्मूला याद है मैं तो न्यूमेरिकल वहीं पर बना दूंगा, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हर एक बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहला काम तुम आज ही बैठ करके जितने भी यूनिट्स है एंड यूनिट कन्वर्जन है उसका एक लिस्ट बना लेना। और अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो मेरे इस चैनल पर पहला वीडियो जो है ना वो इसी पर है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट एटॉमिक मासेस है जो आपको याद करने चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन्स है जो आपको याद ही होने चाहिए, तभी आप एग्जाम में, क्योंकि नीट इज अ गेम ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी, दोनों चीज आपके पास होनी चाहिए। सिर्फ एक्यूरेट होने से काम नहीं चलने वाला, आपके पास स्पीड भी होनी चाहिए। तो हमारा जो पहला जो 2 शॉर्ट्स है उसको आप जरूर देख सकते हैं। इस चीज के लिए पहला काम यही करना है। इज इट क्लियर। उसके बाद आपको चैप्टर में एंट्री लेनी है, एक एक करके चैप्टर पढ़ते जाओ। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, रिडॉक्स पढ़ लिया, एटॉमिक पढ़ लिया, लेकिन सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम वीडियो लेक्चर देख लेंगे मेरा काम हो जाएगा, लेकिन एक बात बताओ, वीडियो लेक्चर देखने से या जो सवाल टीचर उस वीडियो में करा रहा है सिर्फ उतना कर लेने से क्या आपका नीट का एग्जाम क्रैक होने वाला है। आपको भी पता है कि लगभग 24 से 25 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें से कम ऐसे 2-3 लाख स्टूडेंट्स तो होंगे जो सिंसियरली इस चीज की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको भी उस लेवल पे जाने के लिए सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगी, सिर्फ उन क्वेश्चंस को बनाने से काम नहीं चलेगा जो आपके टीचर्स वीडियो में करा रहे हो, या आपके जो भी टीचर्स हैं जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आप पढ़ रहे हो वहां पर आपको क्लास में करवाया जा रहा है। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। इज इट क्लियर। तो आपको क्या करना है, जैसे मोल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया, एक चैप्टर पढ़ा, उसके जितने भी फॉर्मूलाज है उनको अच्छा से पहले याद कर लेना। कुछ स्टूडेंट्स इसमें क्या गड़बड़ी करते हैं कि वो सोचते हैं कि क्वेश्चन बनाते बनाते फॉर्मूलाज तो याद हो ही जाएगा ना, तो वो ड्यूरिंग जब वो क्वेश्चन बना रहे होते हैं तो वो फॉर्मूला किताब को सामने में रखते हैं और उसके
उसको देख देख करके कि अगर फॉर्मूला भूल गए तो एक बार देख लेते हैं, क्या ही दिक्कत है देख लेने में, धीरे धीरे करके याद तो हो जाएगा, 50-60 सवाल लगा लेंगे तो याद तो हो जाएगा। ये एक भ्रम जाल है, मैं बता दूं। क्योंकि अगर आपने इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन की तो आप एग्जाम हॉल में फंसते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वहां पर आपके पास कोई भी फॉर्मूला बुकलेट नहीं होने वाला है बेटा। तो फॉर्मूला बुकलेट नहीं होगा, वहां पर खुद से सोचना पड़ेगा, तो वहां पर पेन क्रिएट होता है और वही पेन आपको प्रेशर देता है और आप प्रेशर में करते हैं गलतियां। तो अभी से इसी चीज की हैबिट डालिए। सबसे पहले जब भी आप चैप्टर को पढ़े उस चैप्टर का तुरंत शॉर्ट नोट्स बना लेना, और शॉर्ट नोट्स में सिर्फ फॉर्मूलाज मत लिखना, उस फॉर्मूला को कहां पर लगाना है कहां नहीं लगाना, विद प्रॉपर यूनिट्स आप लिखेंगे बेटा। तो आपको काम क्या करना, पहला काम एक दिन पूरा दीजिए एक चैप्टर को, और साथ में उसका शॉर्ट नोट्स प्लस उसको याद करने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरा दिन केमिस्ट्री को ही दे दीजिए, मतलब एक दिन को अगर आप 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसमें एक पार्ट आपको केमिस्ट्री को देना है, एक पार्ट आप फिजिक्स को दीजिए, एक पार्ट आप बायोलॉजी को दीजिए। लेकिन जिस पार्ट में आप केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो उसमें जैसे आपने एक चैप्टर देखा उसका शॉर्ट नोट्स बनाना है, और उसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है उसको दिमाग में बैठाना। फिर दूसरे दिन क्या करना है, फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करना है और फिर सवालों को बनाना है। ठीक, जितने इंपॉर्टेंट सवाल आपको लगे उसको टिक कर लेना। कम से कम एक चैप्टर से 70-80 सवाल जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है। चल भले ही वो नीट पीवाईक्यूज के सवाल क्यों ना हो, ठीक। और अगर आप नीट पीवाईक्यू के सवाल नहीं लगा रहे तो एटलीस्ट 25 में आया हुआ जेईई मेन का एक सवाल का बैंक रख लीजिए कि नीट में तो हमारे पास उतना सवाल नहीं है, या 2024 2 साल का बैंक रख लीजिए, उसको बना लीजिए। क्योंकि दोनों पेपर को सेट करने वाला एनटीए ही है, तो आपको कहीं ना कहीं एनटीए का माइंडसेट के बारे में पता चलेगा। इज इट क्लियर? तो आपको इस तरीके से सवाल बनाने। फिर दूसरा दिन जब आप नया चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो इसका शॉर्ट नोट्स, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक बार देख लेना। देखो बेटा, रिवीजन अंत में जाके नहीं करना है, रिवीजन डेली होती है। और डेली कैसे होगा, जब आपके पास शॉर्ट नोट्स पेपर होंगे, आपके पास उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट सवाल होंगे। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपके पास होगा तो सुबह उठ के सबसे पहला काम इन तीनों सब्जेक्ट में आपको रिवीजन करना, फिर आगे नए चैप्टर की ओर आगे बढ़ना है, ठीक है। अब इसमें जो बच्चे जो चीज भूल जाते हैं और जो एनसीईआरटी में भी आपको नजर नहीं आती, वो मैं आपको बता दूं। जैसे पहले सरफेस केमिस्ट्री का एक चैप्टर हुआ करता था जिसमें कोलाइडल, लायोफिलिक, लायोफोबिक या इमल्शन, ये सारे टॉपिक्स को कवर किया जाता था, ठीक है। लेकिन अब वो चैप्टर नए एनसीईआरटी से तो हट चुका है, एलिमिनेट हो चुका है। तो आप क्या कर सकते हैं, पुराने एनसीईआरटी का पीडीएफ सरफेस केमिस्ट्री का डाउनलोड कर लेना और वहां से इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। या तो आप वहां से कवर कर लो, या तो आप किसी का वीडियो देख लो, क्लियर। उसके बाद अगर मैं बात करूं टाइट्रेशन और क्लॉक रिएक्शन, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको एनसीईआरटी में नहीं दिखने वाला। इसको अलग से या तो टीचर्स रिडॉक्स में पढ़ाते हैं, तो जब आप वन शॉट पढ़ रहे होगे तो वहां पर भी आपको ये देखने को मिल सकता है। और अगर नहीं मिलता है तो हमारे चैनल पे टाइट्रेशन से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएंगे, और जितने भी इसमें क्लॉक रिएक्शन हो, चाहे वो आइडोमेट्रिक हो, चाहे वो आयोडीमेट्रिक हो, चाहिए जितने भी तरीके के टाइट्रेशन है, ये सारे आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का आप यहाँ से भी तैयारी कर सकते हो। अब थर्मोकेमिस्ट्री में आपको इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 वगैरह मिलेगा, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी देखने को मिलेगा, केमिकल काइनेटिक्स में काइनेटिक स्टडी ऑफ I- एंड H2O2 भी मिलेगा। लेकिन इसको आप स्पेसिफिकली एक पेज में लिख लेना, इन 3 पॉइंट्स को देख लो। ये इतना डिटेल्ड सिलेबस बहुत कम जगहों पर देखने को मिलता है, या फिर अगर आप NMC के वेबसाइट पर जाओगे तो आपको ये सिलेबस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस सिलेबस को अच्छा से या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं इसका PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो, और अगर आप कम से कम 100 लाइक तक इस वीडियो को लेकर के जाते हो, ठीक है, आज के पूरे स्ट्रेटजी का, ये पूरा सिलेबस का। तो इन सब टॉपिक्स को जरूर आप कवर अप करिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है, सर कैसे याद करेंगे, मैं आपको बता दूं। सारा का सारा कहानी इन 3 चैप्टर्स के अबाउट में रिवॉल्व करता है, ठीक है। और लगभग 12 से 13 सवाल आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के देखने को मिलेंगे आपके नीट के एग्जाम में। और ये एक अच्छा खासा पोर्शन है जिसको आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, बशर्ते आपको चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। अब बहुत जन इनऑर्गेनिक को लेकर के ये धारणा बना लेते हैं मन में, एक अजम्पशंस क्रिएट कर लेते हैं कि इसमें तो सिर्फ रटना है सर, रट के कैसे नंबर आएंगे। तो मैं आपको बता दूं, हर एक पार्ट को आपको समझना है, प्रॉपर वे में समझना है, ठीक है। और मैं बता दूं, ये 3 चैप्टर्स तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप कॉन्सेप्चुअली इन तीनों चैप्टर में स्ट्रांग हो जाते हो तो आधा पार्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको यहीं से देखने को मिलेगा सवाल। तो कम से कम 6, 7, 8 सवाल तो आपको यहीं से देखने को मिलेगा। और इंपॉर्टेंट एक बात बता दूं, P ब्लॉक एंड D एंड F ब्लॉक को जरूर NCERT से आपको कवर अप करना। इसको आपको NCERT से लाइन बाय लाइन कवर अप करना है, क्योंकि कहां से सवाल पूछेगा या आपको भी नहीं पता। लेकिन एक बात तो हम सभी को पता है कि सवाल NCERT के बाहर नहीं जाएंगे। NCERT के लाइन से आजकल NTA को बहुत ज्यादा प्यार हो रखा बेटा, वहां से सवाल आपको देखने को मिलेंगे।
अब बात करें इसके प्रैक्टिकल पोर्शन का, तो इसी प्रैक्टिकल पोर्शन को कई लोग सॉल्ट एनालिसिस के नाम से भी पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर क्यों लिखा, होता क्या बहुत बार एक्स्ट्रा नंबर ऑफ एनायंस और एक्स्ट्रा नंबर ऑफ कैटायंस बच्चे जबरदस्ती के पढ़ते हैं। हम लोग अपने इस चैनल पर शॉर्ट्स के माध्यम से ये सॉल्ट एनालिसिस के कैटायन और एनायन डिटेक्शन के बारे में भी बता रहे हैं, और इवन ब्लॉक केमिस्ट्री में जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस आपको देखने को मिलते हैं उसको भी हम लोग कवर अप किए हैं कि किस तरीका से कोई भी रिएक्शन होता है, ताकि आपको इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट समझ में आए। तो आप देखेंगे लगभग 70-80 शॉर्ट्स इसमें अभी तक अपलोड हम लोग कर चुके हैं, और आपके एग्जाम आते आते लगभग पूरा सॉल्ट एनालिसिस और पूरा D&F ब्लॉक के जितने भी रिएक्शंस है वो सारे वहां पर आ जाएंगे। तो इसका मैं आगे चल करके प्लेलिस्ट बना दूंगा, जब तक नहीं बना रहा हूं आप नीचे से एकदम स्टार्ट करिए और एक एक शॉर्ट्स को पढ़ते जाइए और डे 1 डे 2 डे 3 करते जाइए। कम से कम आपके पास 100 डेज है, 2 शॉर्ट्स पर डे देखने का आप हैबिट बना लीजिए, तो आपका ये पूरा सॉल्ट एनालिसिस उसी में कवर अप हो जाएगा। मोहर सॉल्ट, पोटास, एलएम, इनके प्रिपरेशंस भी आपके कवर अप हो जाएंगे। इवन P&D&F ब्लॉक के जितने भी NCERT के रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शंस को समझना कैसे है, सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा कि हाँ भैया यहाँ एल्कलाइन मीडियम है तो क्यों एल्कलाइन मीडियम डाला गया, अगर एसिडिक और न्यूट्रल होता तो क्या होता। ये सारी बातें जब आपको किसी रिएक्शन के बारे में समझ में आती है ना, तब जाके आपका दिमाग खुलता है। अदरवाइज केमिस्ट्री को तो आप रटना मान करके चलते हो, तो रटना नहीं है, हर एक चीज को समझना है। अब 1 by 1 करके शॉर्ट्स को देखते जाइए और डे 1 डे 2 डे 3 करके अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, लेकिन वही बात पर डे रिवीजन की आवश्यकता पड़ेगी। इसको छोड़ के नहीं जाना है, बहुत स्कोरिंग होता है एकदम ठीक हूबहू बायोलॉजी की तरह, लेकिन इसमें बहुत बातें कॉन्सेप्चुअल होने वाली है। अब अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और मैं बता दूं फिजिकल और ऑर्गेनिक मिला के लगभग 32-33 सवाल आपको आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं, IUPAC नोमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है, आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट है, GOC इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सिर्फ बेसिक पार्ट कवर करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब इस बेसिक पार्ट्स का पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छा से पढ़ना, बहुत, अगर आपके पास समय नहीं, आप डेप्थ एनालिसिस करके इसको पढ़िए, बहुत टाइम दे करके पढ़िए इसको, ठीक है, तब जाकर के आपको कहीं ना कहीं आगे के चैप्टर समझ में आएंगे। बहुत जन बोलेंगे सर ऑर्गेनिक में रटना पड़ता, मैकेनिज्म समझ में नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता, क्योंकि उनको ये बेसिक्स क्लियर नहीं होता है। ये तीनों पार्ट जब आपका क्लियर होगा तो आगे के चैप्टर्स ऑटोमेटिकली आसान बन जाते हैं। खासकर बायोमोलिक्यूल्स के लिए मैं NCERT तो रेफर करूंगा ही, और इवन मैं यहां पर भी लिख देता हूं, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए NCERT मैंडेटरी है, मैंडेटरी मतलब पढ़ना ही है, कोई भी चैप्टर हो। इस दोनों के लिए तो कंपलसरी है, आप चाहो तो इनके भी NCERT पढ़ लो। कौन से लाइन से सवाल पूछ लेगा NTA NCERT के उठा के आपको भी नहीं पता। जैसे बायो के लिए NCERT को बाइबल मानते हो, वैसे इन ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए भी आप इसको बाइबल मान के ही चलो, ठीक है। मैं फिजिकल के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि अभी समय बहुत कम है, लेकिन इन 2 पोर्शन को आप जरूर NCERT से कवर अप करिएगा। तो NCERT इज मैंडेटरी। इन चैप्टर्स को 1 by 1 आपको कवर करते हुए जाना है, और इसमें एक बात बता रहा हूं, इसको तोड़ लेना। इन 3 पार्ट्स में जब आप कर लो तो आपको देखने को मिलेगा ऑर्गेनिक अपने आप में आपको रिवीजन कराता। अगर आपने पहला चैप्टर में मान लीजिए 30-40 रिएक्शन पढ़ा है, दूसरे रिएक्शन में 10-15 रिएक्शन रिपीट होता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं जब आप 1 by 1 एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे और चौथे से पांचवा में मूव ऑन करते हैं, तो आपको यहाँ रिवीजन होता हुआ ऑटोमेटिक नजर आएगा। लेकिन आपको क्या करना, हमेशा यूनिक रिएक्शंस को एक जगह पे लिख लेना। आप क्या करना, 3 सीट बना लेना। एक में आपको क्या रखना, पूरे ये बेसिक ऑर्गेनिक वाला पार्ट, ठीक है। 3 सीट कहने मतलब 3 पेजेस नहीं बनाने बोल रहा हूँ, मतलब 2, 4, 5, 6 पन्ना जितना भी लगे। एक पार्ट में ये पूरा रखना, एक पार्ट में जितने भी नेम रिएक्शंस हैं उनके मैकेनिज्म के साथ, मतलब पूरा मैकेनिज्म ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैकेनिज्म में 2-3 बातें याद रखनी होती है। पहला, कौन सा रिएजेंट है, कौन सा रिएक्टेंट है, ठीक है, और ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट में जो प्रेफरेबल प्रोडक्ट है वो क्या बनने वाला है, ऑर्थो पे बनने वाला, मेटा पे बनने वाला, ट्रांस बनने वाला, सिस बनने वाला। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। कौन सा वो मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे हैं, SN1 को फॉलो कर रहे हैं, SN2 को फॉलो कर रहे हैं, E1 को कर रहे हैं, E2 को कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, ये पता होनी चाहिए। तो ये हर एक नेम रिएक्शंस के बारे में आप जरूर लिखिएगा। तीसरा जो एस्पेक्ट आपको बनाना है वो बनाना है आपको रिएजेंट्स के बारे में, कि हर एक रिएजेंट्स का यूज क्या है और हर एक रिएजेंट्स कहाँ पर किस तरीके से एक्ट करते हैं। जिस तरीका से नेम रिएक्शन का बनाया वैसे ही रिएजेंट्स का भी आपको बनाना है, ठीक है। इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स का आप एक अलग अलग से एक पेजेस बना सकते हैं, या फिर उसको NCERT में लाइन बाय लाइन करके
पढ़ सकते हैं। ये बायोमोलिक्यूल्स आपको कहीं ना कहीं आपको बायो में भी पढ़ा हुआ रहता है, तो ये पार्ट आपके लिए हल्का नजर होता हुआ नजर आता है केमिस्ट्री में। अब इसमें भी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ नीट 2026 जो एनएमसी ने डाल दिया है। आपको डिटेक्शन करने आना चाहिए नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, फास्फोरस का किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। दूसरा डिटेक्शन क्या आना चाहिए, इससे रिलेटेड मैंने आपका बना रखा है क्या बोलते हैं वीडियोस, तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ही मैंने इस वीडियो को डाला हुआ है, तो आप वहां से प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ डिटेक्शन करना उसमें नहीं सिखाया। डिटेक्शन के साथ साथ जो अभी आगे आपका आने वाला है दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इसमें एस्टिमेशन करना पड़ेगा। ये सारे पार्ट वहां पर हम लोगों ने कवर कर रखे, तो उन वीडियोस को भी आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल आइसोमरिज्म, जितने भी फंक्शनल ग्रुप है, चाहे वो एल्कोहल हो, चाहे वो फिनॉल हो, चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे वो कीटोन हो, चाहे वो कार्बोक्सिलिक हो, चाहे वो एमिनो एसिड्स हो, इनका डिटेक्शन आपको करने आना चाहिए। इनके जितने भी वेराइटीज ऑफ टेस्ट है वो सारे टेस्ट आपको आने चाहिए, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे एसिटेनालाइड हो गया, पारा नाइट्रो एसिटेनालाइड हो गया, एनालिन येलो हो गया, आइडोफॉर्म हो गया, इनके प्रिपरेशन आपको जरूर आने चाहिए। ऑल्दो ये सारी चीजें यहाँ पर कवर अप हो जाती, ठीक है। लेकिन इसके बाद ये वाला जो पार्ट है आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा क्लास 11th वाले में, प्यूरिफिकेशन, जहाँ क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, क्रोमेटोग्राफी, उसके प्रिंसिपल और उसका एप्लीकेशन, ये सारे पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। या तो आप वीडियो के थ्रू कर लेना, लेकिन मैं फिर से वही बात बोलूंगा, वीडियो के थ्रू भी करोगे तो एक बार एनसीईआरटी जरूर रेफर करना, ठीक है। तीसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जहां पर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला एंड यहां पर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने आना चाहिए, ठीक है। ऑल्दो इस पार्ट को मैंने सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में इन दोनों पार्ट को हम लोगों ने कवर कर रखा, आप चाहो तो वहां से देख सकते हो, प्लेलिस्ट बना हुआ है। एस्टिमेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, सल्फर एंड फास्फोरस, मतलब कोई भी कंपाउंड में अगर ये प्रेजेंट है तो वो कितने अमाउंट में है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। देयर आर वेरियस काइंड ऑफ मेथड, डूमास मेथड, कैरस मेथड, लीबर्ग मेथड, ये सारे मेथड्स को हम लोगों ने ऑलरेडी कंसंट्रेशन टर्म में कुछ पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे और कुछ पॉइंट्स आपको सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में इन दोनों के देखने को मिलेंगे। दोनों के प्लेलिस्ट को आप क्या कर सकते हो, एक्सेस ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई चार्जेस नहीं है। जरूर आप देखिएगा, एक बार आपको जरूर पसंद आएगा। अब सवाल आता है कि सर तैयारी कैसी करनी है, मैं आपको सिंपल से एक बात बता देता हूँ। टोटल आप ले दे के देखेंगे तो इधर आपका 9 चैप्टर्स है, 9 चैप्टर फिजिकल में, ठीक है, तो कितना हो गया 18 और 18 और 6-7 चैप्टर्स आपके टोटल, आप 28 चैप्टर्स पकड़ लो, ठीक है। 28 चैप्टर्स ले लो, आपके पास है 100 डेज, ठीक है। तो 28 इंटू 2 कर लो पहले तो आपको कितने लगेंगे 56 डेज। मेरी बात को ध्यान से समझना, आपको फर्स्ट डे क्या करना है, किसी भी चैप्टर का, हर एक चैप्टर का आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ना। फर्स्ट डे आपका काम क्या रहेगा, चैप्टर थ्योरी प्लस शॉर्ट नोट्स। और अगर न्यूमेरिकल वाला मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है तो हर एक फार्मूला कहाँ यूज होता कहाँ नहीं होता वो भी आपके शॉर्ट नोट्स में मेंशन होने चाहिए। सेकेंड डे क्या करना, सेकेंड डे में इस चैप्टर से रिलेटेड 2024 प्लस 2025 जेईई मेन के क्वेश्चन, बस यही 2 साल के, प्लस नीट के पीवाईक्यू, ठीक है। एटलीस्ट 20 ईयर्स, लास्ट 10 to 15 ईयर्स का, बस आपको इतना ही करना है और ज्यादा करना भी नहीं है। बोलेंगे सर ज्यादा क्यों नहीं करना, समय कम है, जो भी कर रहे हो परफेक्ट तरीके से करो और उसको रिवाइज करो। रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेकिंग लॉट ऑफ बुक्स। मतलब आप 10 किताब बना ले रहे हैं और रिवीजन ही नहीं कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं होने वाला चीजों का, ठीक। बस इतना ही करना है आपको। तो हर एक चैप्टर के लिए आपको 2 दिन मिल ही रहा है, मैंने 28 इसलिए लिख दिया कुल मिला करके। प्रैक्टिकल केमिस्ट्रीज के जितने पोर्शन है उसको भी कंप्लीट अप करना, तो 6 दिन लेकर के चलो, हर एक को पार्ट बाय पार्ट में बदल लेना। अब इसके बेसिस पे आपको कितना दिन लगेगा, 56 डेज। 56 डेज में आपका पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। एक बात ध्यान रखना, रिवीजन आपका डेली होना चाहिए, इस दौरान भी रिवीजन डेली होना चाहिए। मतलब जितने भी क्वेश्चंस आपने यहाँ पर लगाए इसको एक बार पलट लेना है, जितने भी आपके शॉर्ट नोट्स आपने उस चैप्टर के बनाए उसको भी आपको यूज करना है। रिवीजन पर डे, ठीक। अब 56 डेज के बाद क्या करेंगे, वापस इसी को रिपीट करेंगे।
वापस से इसी को रिपीट करेंगे, और इस बार जब आप रिपीट करेंगे आपको समय कम लगेगा। एक बार और रिपीट कर लेना एग्जाम से पहले तक, मतलब ये 2-4 बार जब आप लगा लोगे तो केमिस्ट्री में ऑटोमेटिकली आपके 150 नंबर तो पार होने ही वाले हैं। अब 180 में 180 लाना, ये गारंटी देना ये आपके ऊपर है कि आपका उस समय माइंडसेट कैसा रहता है, आप क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, उस समय का माहौल आपके लिए कैसा रहता है। ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है आपके 180 आउट ऑफ 180 केमिस्ट्री में आने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, दिस स्ट्रेटजी इज गोइंग टू रॉक एंड दुनिया विल शॉक। ठीक है, इसमें आप रॉक करेंगे और दुनिया को शॉक होगा। लेकिन इसी पैटर्न पे अगर आप पढ़ोगे, याद रखना जब भी फिजिकल केमिस्ट्री के आप सवाल लगा रहे हो, डोंट सी द न्यूमेरिकल्स, या जब भी आप किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो सेकेंड डे में, डोंट ट्राई टू टेक योर शॉर्ट नोट्स और एनी बुक और एनी ऑफ योर नोट्स इन फ्रंट ऑफ यू व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। जब भी इन सवाल को लगा रहे हो, एटलीस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट आपका ईमानदारी का होना चाहिए। हाँ ठीक है, उसके बाद नहीं बना तो क्या करोगे, तो सॉल्यूशन देख लेना, सॉल्यूशन से समझने का प्रयास करना, और उस क्वेश्चन को वही नहीं छोड़ देना। एक बार फिर से जब आप सारे का सॉल्यूशन देख लो, फिर एक बार किताब बंद कर देना, थोड़ी देर बाद उन क्वेश्चंस को वापस लगाना है। और ये चीज आप सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं, यही चीज आप फिजिक्स में भी अप्लाई कर सकते हो, यही चीज आप बायो में भी कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री के लिए ये मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी, इससे आप 150 प्लस आराम से स्कोर करते हुए नीट 2026 में नजर आओगे। ठीक है, इसको आप पढ़ते जाओ आराम से, इसी कॉन्सेप्ट पर मजा आने वाला है। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त होकर तैयारी करते रहिए, यही हमारी मनोकामना है। और आप नीट 2026 में बहुत ही अच्छा रिजल्ट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा मजा आया सर। इस स्ट्रैटेजी को हम फॉलो करने के लिए तैयार है, आपके चैलेंज को लेने के लिए तैयार है। और एक बात, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग चीजें मैं लेकर के आता रहूंगा इसी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।